हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि बच्चों हम इसमें क्लास 12th के सामान्य हिंदी के पेपर का विश्लेषण करने वाले हैं। बच्चों, हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए एक प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल का पेपर का विश्लेषण कराया जाए, ताकि बच्चों का एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि पेपर हल कैसे करते हैं और हमारे जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं। बच्चों, ये विश्लेषण उसलिए भी ज़रूरी है ताकि अगर कोई भी प्रश्न हमें न समझ में आ रहा होगा तो इस एग्ज़ाम पेपर में हम अच्छे से समझ भी जाएंगे और सारे जो कन्फ्यूज़न हो रही है वो कन्फ्यूज़न दूर भी हो जाएगी। बच्चों, मेरा मानना है कि एग्ज़ाम से पहले पिछले साल के लगभग 5 साल के पेपर हमें देखकर जाना चाहिए, ताकि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी होता है। अगर रिपीट ना हो तो हमें क्वेश्चन का पैटर्न तो समझ में आएगा ना। इसलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि हमारा पेपर जो होने वाला है उसमें क्या क्या रहता है। देखिए, पहले हमें बताया है कि समय जो हमारा रहने वाला है वो 3 घंटा 15 मिनट रहने वाला है। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि 3 घंटा हमें पेपर को हल करने के लिए है और जो 15 मिनट है वो हमें अच्छे से पेपर को पढ़ने के लिए है। देखिए बच्चे, पहले पेपर मिलते ही हमें पढ़ना चाहिए कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। अरे अगर विकल्प वाले आ रहे हैं तो उसी समय हमें टिक कर लेना है, बिंदु कर लेना है पेपर पर। बस टिक नहीं करना है, बस बिंदु करना है जो हमें समझ में आए। एक बार इस तरह पढ़ लिए, एक बार जब पीछे से हम करते आएंगे ना तो हमारा जो पेपर है वो छूटने का नाम नहीं लेता है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, नोट में भी देखिए, पहले इंस्ट्रक्शन हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है इंस्ट्रक्शन पढ़ना, क्योंकि उसी से हम जानेंगे कि हमारा पेपर जो है वो कितने भागों में बांटा गया है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो समय हमने 3 घंटा 15 मिनट बताया। जो पूर्णांक बताया वो 100 नंबर, हम लोग जानते हैं कि 100 नंबर का हमारा पेपर होने वाला है। हिंदी में प्रैक्टिकल होता नहीं है क्लास 12th में। नोट कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। देखिए, हमने बताया कि जो प्रारंभ के 15 मिनट है वो जो कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश कह रहा है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र यानी पूरा जो आपका पेपर है ये 2 भागों में बंटा है, खंड क और खंड ख में विभाजित है, ठीक है। दोनों खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा। दोनों जो खंड हमारा पेपर बटा है, खंड क और खंड क में, इसे हमें अच्छे से करना है, एक भी छोड़ना नहीं। खंड क में हम देख रहे हैं कि हमें बहुविकल्प देखने को मिल रहा है। और याद रखिएगा, खंड क में क का जो पहला प्रश्न होता है उसमें 5 आपको बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई है। तो बताइएगा कि माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई है। भारतेंद्र युग में, द्विवेदी युग में, शुक्ल युग में, शुक्लोत्तर युग में। तो हम सभी जानते हैं कि जो माधुरी पत्रिका का प्रकाशित युग है वो है द्विवेदी युग, ठीक है। द्विवेदी युग हम लोग जानते हैं। अगला कह रहा है कि ख नंबर प्रश्न कि शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। कौन है जी शेखर एक जीवनी के लेखक? कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद्र हैं, अज्ञेय हैं या रामवृक्ष बेनीपुरी है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ये अज्ञेय हैं वो हमारा शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, ठीक है। ग नंबर कह रहा है कफन किस विधा की रचना है जी। तो कफन किस विधा की रचना है? उपन्यास की है, नाटक की है, कहानी की है, संस्मरण की है। तो हमको बताना चाहेंगे कि जो कफन है वो कहानी विधा की रचना है। घ नंबर कह रहा है कि मैला आंचल उपन्यास है, क्या है? आंचलिक है, ऐतिहासिक है, मनोवैज्ञानिक है, धार्मिक है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि मैला आंचल एक उपन्यास जो है वो है आंचलिक है, ठीक है। अगला हम 5 देखेंगे। 5th नंबर कह रहा है कि अंधा युग के लेखक कौन है। अंधा युग रचना के लेखक कौन है जी? तो धर्मवीर भारती, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, जैनेन्द्र। तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो
अंधा युग है उस रचना के लेखक हैं तो धर्मवीर भारती जी हैं, है ना। हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ाए हैं और आपकी जब क्लास करा रहे थे उसमें भी पढ़ाए हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जो पहला खंड क का प्रश्न था उसमें 5 विकल्प प्रश्न थे, और जो उसका दूसरे का प्रश्न है, पहले में 5 हुए और दूसरे में भी 5 ही हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हमें याद रखना है कि खंड क के पहले प्रश्न में और दूसरे प्रश्न में विकल्पीय प्रश्न हैं जो कि 10 हैं अभी फिलहाल। कह रहा है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। तो अवधी में, ब्रज में, मैथिली में, खड़ी बोली में। तो हमको बताना चाहेंगे कि रामचरितमानस की जो रचना है वो अवधी में हुई है, ठीक है। परमाल रासो का रचना काल है जी, आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है। तो हमको बताना चाहेंगे कि परमाल रासो का रचना काल आदिकाल है, ठीक है, आदिकाल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छायावाद की रचना नहीं है जी। तो कमायनी नहीं है, साकेत नहीं है, सरोज स्मृति नहीं है, नौका विहार नहीं है। तो हमें अच्छे से क्वेश्चनों को पढ़ते जाना है, करते जाना है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, हम कितना आप लोगों को बताएं, वीडियो लंबा होता जाएगा। अगला क्वेश्चन कर बस देखना है, इसकी पैटर्न देखना है क्या आ रहा है, ठीक है। घर नंबर कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की जी। तो काला कांकर में, रामगढ़ में, बनारसी में, इलाहाबाद में। तो ये बताइएगा किस में हुई थी। तो हमको बताना चाहिए कि इलाहाबाद में रहेगी, ठीक है। और जो ग का प्रश्न का उत्तर था वो आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा, आप सबके लिए छोड़ते हैं। अंगर नंबर कह रहा है कि वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री को कहा गया है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को, मैत्रेयी पुष्पा को और लक्ष्मीबाई को। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि वेदना की प्रतिमूर्ति महादेवी वर्मा जी को कहा गया है, ठीक है। हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा जी, ठीक है, इन्हीं को कहा गया है। आगे वीडियो में बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा गद्यांश पर आधारित है, ठीक है। एक गद्यांश दिया रहेगा हमारे गद्य के पाठ से, उसके नीचे प्रश्न दिए होंगे और ये प्रश्न इसी गद्यांश से करना है, ठीक है, हमें याद रखना है। और देखिए गद्यांश पहचानने का तरीका है कि हर एक पाठ से कुछ 10 या 15 चुनिंदा शब्दों को लिख लीजिए, उनको याद कर लीजिए कि हाँ ये वर्ड आएगा, तो हम जान जाएंगे कि ये इस पाठ का है और उनके लेखक ये हैं। हम अक्सर यही करते थे, बच्चों को ही बताते हैं और इससे बहुत ही बेनिफिट्स भी होता है। जब हम जान ही जाएंगे कि 10-5 वर्ड में कि हाँ ये इन्हीं पार्ट्स का है तो नहीं कर लेंगे। देखिए उससे 2 क्वेश्चन बनेगा। गद्यांश को पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन जन का प्रवाह किस तरह होता है, ये तो इसी में से ढूंढ कर लेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो अभी हम जो बताए हैं उसके हिसाब से पहचान पाएंगे आप। पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। कैसे जानेंगे कि पाठ का शीर्षक क्या है और लेखक कौन है, जब तक यही नहीं पता कर पाएंगे कि गद्यांश ये किस पाठ का है। तो ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। ये जितने भी नीचे प्रश्न आपको देख रहे हैं ये सब इन्हीं से करना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं और याद रखिएगा गद्यांश से हमें गद्यांश का जो प्रश्न है ना वो 2 तरह से हमको मिलते हैं, अथवा करके मिलते हैं। यानी एक अभी इधर आपको बताया और एक यहाँ पर है, तो इन दोनों को नहीं करना है, इनमें से कोई एक करना है, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि दोनों करे, तो नहीं, दोनों करने से कोई फायदा नहीं होगा। और ये 10 नंबर का है तो अच्छे से करना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन है और 2-2 नंबर का सारे क्वेश्चन है, तो अच्छे से हमें देखना है। ठीक उसी तरह पद्यांश की बात आती है, इनमें भी एक आपको पद्यांश दे दिया जाएगा और उसके नीचे कुछ प्रश्न दे दिए जाएंगे और कहेगा कि आप इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो सेम इसका भी वही रूल है कि आप पद्यांश के हर एक चैप्टर से 5-5, 10-10 वर्ड लिख लीजिए और ये याद रखिए कि अगर ये वर्ड आएगा तो हम जान जाएंगे कि इस पाठ का है और इनके कवि ये हैं। तो इस तरह अच्छे से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें भी 5 क्वेश्चन दिया गया है, पांचों का उत्तर लिखना है। ये भी 10 नंबर का है, यानी गद्यांश से भी 10 नंबर का आया है, पद्यांश से भी 10 नंबर का आया है। देखिए नंबर ये तो अपने आप में है कि कितना आप नंबर ग्रहण कर पाते हैं, बाकी सब आपके सामने दिख ही रहा है। बहुत ही अच्छा पेपर है।
जिस तरह गद्यांश में 2 गद्यांश दिए थे अथवा करके एक करना है कोई उनमें से, तो उसी तरह पद्यांश में भी 2 दिए हैं, उनमें से एक करना अथवा लगा के दिया है। तो हम सब लोग जो ट्रिक बताए हैं ना, हर एक को पार्ट से 10-10 चुनिंदा वर्ड लिख लीजिए, उससे आप अच्छे से गद्यांश और पद्यांश को कर लेंगे और उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों को भी कर लेंगे। यही रूल ही रहता है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम समय शब्द सीमा है 80 शब्द। ठीक है, अब देखिए साहित्यिक परिचय यानी जीवन परिचय, हम लोग याद कर रहे हैं जीवन परिचय। आपको 3 दिया है, हजारी प्रसाद, हरिशंकर प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनमें से कोई एक करना है, कर नहीं लेंगे। और 5 नंबर का है, याद रखिए। तो हमें लग रहा है कि 2 नंबर रचना पर है और 3 नंबर जीवन परिचय पर। अधिकतम समय सीमा 80 वर्ड है, 10-5 इधर उधर हो सकता है, लेकिन एक टारगेट मानना है कि 80 वर्ड। ठीक है, ये भी हम लोग कर लेंगे। और इसका भी ट्रिक है याद करने का, एक लेखक छोड़ के हम अगला याद कर लेते थे। सबको यही बताते हैं, फॉलो करते हैं, और इससे अच्छा नंबर वो कहाँ से देगा जी। 7-8 ये है, उनमें से आपको 3 दे ही देगा, तो एक छोड़ के एक याद रखेंगे तो एक फंस नहीं जाएगा, हो जाएगा। ठीक उसी तरह ख नंबर में भी है। इसमें क्या है कि जो 5 नंबर में था ये गद्यांश से था, और 5 नंबर का था वो गद्यांश से था, और जो ख नंबर है वो पद। इसमें भी कह रहा है कि किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, शंकर प्रसाद अज्ञे, इन तीनों में से कोई एक का लिख लेना है, और उनकी कृति यह भी 1-2 लिख देना है, 3-4, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यानी इसमें जीवन परिचय लिखना था। अगला 6 नंबर कह रहा है कि लाटी कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। अधिकतम समय सीमा शब्द सीमा 80 शब्द, अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। ठीक है, तो इनमें से कोई लिख लेंगे, एक याद कर लेंगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, लाटी कर ले या ध्रुव यात्रा कर ले, कोई एक कर ले तो हम लिख सकते हैं। ये भी 5 नंबर का है, अच्छा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 7 नंबर खंड काव्य है। इतने प्रश्न देख रहे हैं ना आप, इतना करना नहीं है। इसका पहले इंस्ट्रक्शन पढ़िए कि स्वपत्रित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, यानी इनमें से कोई एक का करना है। हम अपने जिले वाइज देख लेंगे कि हमारे यहाँ कौन सा है, मुक्ति यज्ञ है या सत्यजीत है या असीम रथी है, आलोकवृत है या श्रवण कुमार है, तो अपने हम जिले के वाइज देख लेंगे। ठीक है, और 80 वर्ड में इसका कर देंगे उल्लेख। इसका अभी 5 नंबर है। ठीक है, तो अच्छे से हम लोग कर लेंगे। आगे इसी कड़ी में 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ से अब खंड ख स्टार्ट हो गया। खंड क में इतना ही था, अब खंड ख संस्कृत से है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 7 नंबर का है, यानी इनका ना संदर्भ लिखना है कि ये किस चैप्टर के हैं, कहाँ से लिया गया है, और इनका अर्थ लिखना है। अथवा करके 2 ठे दिया है, कोई एक ही का करना है। याद रखिए कि अथवा अथवा जहाँ लिखेगा उसका एक ही करना है, तो हम लोग अच्छे से कर लेंगे। इसका भी ट्रिक है जी, इसका भी संस्कृत का भी कुछ चुनिंदा 5 या 10 वर्ड लिख लीजिए, और ये याद रखिए कि ये जो 5 वर्ड 10 वर्ड कहीं देखने को मिल जाए तो हमें समझना है कि ये इसी पाठ का है। ठीक है, तो आप लिखेंगे तो भी होगा। ठीक इसी तरह जिस तरह गद्यांश में गद्य का व्याख्या करना था, उसी तरह हिंदी संस्कृत में गद्यांश का गद्य से भी है और पद्य से भी है, श्लोक से भी है। ठीक है, तो इसमें भी दिया गया है कि किसी एक का करना है, संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी अनुवाद करना, तो हम लोग कर लेंगे। ये भी 7 नंबर का है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन करेगा निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखिए, अर्थ वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी 2 नंबर का है, किसी एक का करना है, मुंह फुलाना, हाथ पीले करना, दाल में काला होना, सावन हरे न भादो सूखे, तो इसका एक अर्थ लिख लेना है और इसको वाक्य में प्रयोग करके बता देना है। 10 नंबर का रहा है कि अपठित गद्यांश से संबंधित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, एक तो गद्यांश था जो हमारे बुक से था, पढ़ा हुआ था, एक है जो अपठित बिना पढ़ा हुआ, वो कहीं और से दे दिया है, उसके नीचे जो प्रश्न है इन्हीं गद्यांश से करना है, तो हमको लोग कर लेंगे। ये भी 5 नंबर का है।
अगला 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। देखिए अब यहाँ से संस्कृत खत्म हो गया हमारा, वहीं से 9 नंबर से। इसमें कह रहा है कि सही युग्मों का सही अर्थ चयन करना है। कह रहा है कि वसन व्यसन का अर्थ क्या है? विवश और व्याकुलता, वस्त्र और आदत, कवच और भोजन, अवधि और विस्तार। तो हमको बताएंगे कि वसन कपड़ा का भी परिभाषित शब्द है वस्त्र का, और व्यसन हो गया आदत, तो इसका अर्थ हो जाएगा कपड़ा और आदत। ठीक है, 2 नंबर का रहेगा, एक नंबर का ये सब। अन्य, अन्न और अन्य में का अर्थ क्या होगा? अनाज और दूसरा होगा भोजन और अनेक होगा गेहूं और चावल, बेकार और दूसरा होगा। तो अन्न यानी अनाज, अन्न यानी दूसरा, यानी अनाज और दूसरा हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऊपर। ख नंबर का रहेगा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। चपला, जीवन, शिव। तो हम लिख ही देंगे एक के 2 अर्थ, कि नहीं एक ही का लिखना है, तीनों को नहीं, एक का। चपला हुआ उसका विद्युत हो जाएगा, दामिनी हो जाएगा, शिव का शंकर होता है, महादेव हो जाएगा, ऐसे लिख लेंगे जी। ग नंबर का है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। जो शिक्षा देता है उसे क्या कहते हैं? शिक्षक, नेता, अभिनेता, संत। तो शिक्षक कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो सबको जानता है उसे क्या कहते हैं जी? सर्वज्ञ, महापुरुष, तपस्वी, ब्राह्मण। तो जो सबको जानता है उसे हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला घ नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखे, यानी यह शुद्ध लिखे गए हैं, इनमें से 2 वाक्य 2 नंबर का इसको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, मैं भोजन कर लिया हूँ, ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना है, मतलब अशुद्ध को शुद्ध करना है, इतना याद रखना है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आ गया हमारे व्याकरण से। कह रहा है कि संयोग श्रृंगार अथवा संयोग श्रृंगार रस अथवा करुण रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। यानी इन दोनों में से कोई एक का लक्षण लिख लेना है और उसका एक उदाहरण लिख देना है, 2 नंबर का हो गया। अगला कह रहा है कि यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का परिभाषा देते हुए एक उदाहरण लिखिए। तो हम इनमें से भी कोई एक लिख लेंगे और 2 नंबर पा लेंगे। अगला कह रहा है कि दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो इनमें से हम लिख लेंगे और नंबर पा लेंगे। कोई एक ही लिखना है, याद रखिएगा, दोनों नहीं लिखना है। ठीक है, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम पेपर के लास्ट पेज पे आ गए हैं और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखिए, अथवा विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। यानी ये है पत्र लिखने वाला। ठीक है, पत्र लिखने वाला क्वेश्चन है, इन्हें हम कर लेंगे, कोई एक ही लिखना है, लिख लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में सारगर्भित निबंध लिखिए। यानी इसमें निबंध लिखना है, हमें 6 टॉपिक दिया है, इनमें से हम कोई एक पर निबंध लिख लेंगे। अच्छे से, और ये 9 नंबर का है, याद रखिए, और ये 6 नंबर का था 13 नंबर। तो बस हमें नंबर पाना है जी। देखिए नंबर बहुत ज़्यादा हैं, हम चाहेंगे तो 100 में 90 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं, जिस तरह से हमने आपको बताया, क्वेश्चन को समझाया। तो हम आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे, क्वेश्चन पेपर को। और सेम ऐसे ही बस क्वेश्चन नहीं रहेगा, पैटर्न तो यही रहेगा ना, आने वाला है, बस कुछ ही दिनों का इंतजार है। हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप अच्छे से इस पेपर को देख कर जाइएगा। पिछले साल के लगभग 2-3 ईयर्स का पेपर देख कर जाइएगा, पैटर्न समझ लेना है और क्वेश्चन आप सबको दिखाई दिया कैसे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और एग्जाम पेपर को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे से जोर दीजिएगा। ठीक है।